ओके। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था और क्या पढ़ा था और कितना समझ में आया और कितने रिवीजन किया? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और हम्म, हम्म, ठीक है। और कुछ देखा था? नहीं, इतने देखा था एक एक 100 घंटे की क्लास में। हाँ मतलब इतना सब कुछ देखा था ना हमने। फिर और इसके अलावा समझ में कितना आया किसी को? समझ में कितना आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। कैसे ओपन करते हैं पाइथन का प्रॉम्प्ट? या तो डायरेक्ट पाइथन प्रॉम्प्ट लिख लूँ या मैं सीएमडी पे भी लिख सकता हूँ पाइथन। अगेन क्लियर? पाइथन लिखने से क्या हम पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे? आई थिंक हो ही जाएंगे। अगर इंस्टॉल्ड है तो हो जाएंगे, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगा तो ना तो पाइथन प्रॉम्प्ट में जाएंगे ना हम डॉस के अंदर पाइथन लिख के पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर हो सकते। अगेन पाइथन से अगर बाहर आना है तो एग्जिट देन ब्रैकेट एंटर, वापस हम इस पे आ गए, डॉस स्क्रीन पे आ गए। किस पे आ गए? डॉस स्क्रीन पे। पाइथन के साथ हम एंटर्ड हुए। लाइक पाइथन हमने उस दिन बहुत सारी चर्चा करी थी कि पाइथन क्या होता है, क्या यूजेस होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, देन वर्किंग क्या होती है पाइथन की। ऑलमोस्ट सबको क्लियर है कि क्या होता है पाइथन और क्यों हमें करना है और क्यों हमें पढ़ना है पाइथन। अब पाइथन के अंदर की कुछ बात करते हैं हम। कुछ लाइब्रेरीज का पता करके आने को बोला था मैंने। कितनी है? 1 लाख। तो आप जान सकते हो कि कितना हमें बेनिफिट है पाइथन यूज करने का, कि हम 1 लाख लाइब्रेरी उसके पास अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस क्या हैं, अपने अपने डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, क्लियर हुआ ये? देन अब पाइथन के बाद हम बात करते हैं कुछ एक कमेंट्स होती हैं। तो कमेंट्स क्या होती हैं? थोड़ा सा zoom कर दीजिए। विजिबल है? और भी करना है? कमेंट्स क्या होती हैं? अगर हमने कोई प्रोग्राम या कोई कोड या कोई टास्क अगर क्रिएट किया है, उसके लिए प्रोग्राम कुछ लिखा है, उस प्रोग्राम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन, या बोल सकते हैं वो जो कोड है या प्रोग्राम क्या वर्क करता है या किस लिए बना है, उसको डिस्क्राइब या उसके बारे में समझाने या बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम सामने वाले को या अदर प्रोग्रामर को ये बता सकते हैं कि ये कोड क्या वर्क करता है या किस टास्क को परफॉर्म करता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी प्रोग्राम या किसी कोड को अगर मैंने राइट किया है, ठीक है, के बाद अगर वो कोड आपको देखना है या रन करना है, तो उसके बाद उसको चेक करने के लिए कि ये कोड क्या करता है, उसमें पूरा टाइम ना देते हुए उस लाइन से हमें ये समझ में आए कि ये कोड क्या वर्किंग के लिए बना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कमेंट ही क्यों, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कमेंट के लिए एक सिंबल यूज होता है, वो सिंबल क्या होता है? हैश। क्या यूज होता है? हैश। हैश एक स्पेशल सिंबल है जिसको क्या करता है, वो यूज करता है। अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैं फिलहाल एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ कि x = 5। क्या है ये? एक वेरिएबल है, यानी एक प्रोग्राम का पार्ट है जिसको मैंने क्या करा, रन।
अब जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, प्रिंट, देन प्रिंट में क्या करूंगा, एक्स, और जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, मुझे 5 मिलेगा। क्यों 5 मिलेगा, क्योंकि एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने एक्स नाम का, जिसमें एक वैल्यू स्टोर करी है, और उस वैल्यू का नाम क्या है, 5 है, जो कि एक इंटीजर यानी न्यूमरिक वैल्यू है जो उसके अंदर स्टोर्ड हुई है। और जब भी मैं उस वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, जो भी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे शो होगी। एज अ रिजल्ट सेट 5 की प्लेस पे अगर यहाँ पे 7 या 6 कुछ भी हो सकता है, तो अगर जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 7। तो मिल क्या रहा है, एक्चुअली मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, एक्स को, और ये जो एक्स है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है इतना। इस एक्स के आगे अगर मैं हैश लगा देता हूँ, हैश क्या के लिए यूज करते हैं हम, कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो अब मैंने क्या करा, इस लाइन को क्या बना दिया, कमेंट बना दिया। तो कमेंट से क्या हुआ, क्यों नहीं होगी, इग्नोर करेगा। तो पाइथन को समझ में आता है कि कमेंट्स बनाने के लिए आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं हैश, उससे ये होता है कि पाइथन इंटरप्रेटर उसको क्या करता है, इग्नोर करता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको पास करता है। अभी भी आ रहा है, कि वो एक्टिविटी करके 7 था तो उतना आएगा, बट अभी मैं इसको एक बार रन करना तो कुल करना नहीं किसी चीज से, सब काल्पनिक बातें हैं ये। वेरिएबल में जब भी स्टोर करोगे उसमें कमेंट लगाओगे, तो अगर मेमोरी में कहीं सेव है आपका वेरिएबल और उसकी वैल्यू, तो वो प्रिंट करता रहेगा कमेंट लगाने के बाद भी। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब कर्नल या रेम को स्टॉप करना पड़ेगा, देन उसके बाद रन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कैरेक्टर फॉर्म में लेते हैं, एज अ हैश लगा के। इट इज यूज फॉर कमेंट, हैश इज यूज फॉर कमेंट्स। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या होगा, क्या कोई एरर रेज हुआ, नहीं हुआ। एरर रेज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये रन हुआ प्रोग्राम, बट इंटरप्रेटर ने क्या करा, इसको इग्नोर कर दिया है, या तो फिर एग्जीक्यूट ही नहीं करा है, सिर्फ उसको क्या करा है, ओनली रीड करा है। क्या करा है, रीड। समझने के लिए अगर मैं यहां पर वापस लिखता हूं, इट इज यूज फॉर कमेंट्स, जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे लिखा है, सेम एज इट इज लिखा है। तो इसको भी क्या करना चाहिए, अगर हैश कुछ काम नहीं करता है तो प्रिंट करना चाहिए, या तो फिर कोई एरर रेज करना चाहिए, जो कि उसने किया है। क्या किया है, एरर रेज किया है, और एरर में क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब आप ये जो सिंटेक्स लिख रहे हैं ये क्या है, पाइथन के लिए एक वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी एक वैलिड लाइन नहीं है। अगर इसको आपको यूज करना है तो या तो फिर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करो, या तो फिर प्रिंट फंक्शन लगाएंगे हम, और उसके बाद कैरेक्टर है, कोटेशन में देंगे, देन फिर आप इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, प्रिंट होगा। बट अभी भी जो प्रिंट हुआ है वो कौन सा वाली लाइन हुई है प्रिंट, कौन सी वाली लाइन प्रिंट हुई है, प्रिंट वाली लाइन। अगेन ऊपर वाली लाइन को क्या है, इग्नोरेबल लाइन है, यानी नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है। तो कमेंट्स का काम क्या होता है, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो उसमें अदर प्रोग्रामर को ये बताना कि ये किस वर्किंग के लिए ये कोड बना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको इंटरप्रेटर क्या करता है, इग्नोर करता है या एग्जीक्यूट करता है। एक चीज तो ये हो गई कमेंट्स। अगेन कमेंट हम किससे दे सकते हैं, और कोई तरीका है, शॉर्टकट नहीं पूछा मैंने, तो मत बताना कि कंट्रोल है कंट्रोल वो। अ, एक मिनट, मुझे यहाँ बताना, मैं प्रिंट के आगे लिख देता हूँ। प्रिंट का अभी एक चीज समझो, प्रिंट के आगे अगर मैं हैश लिख रहा हूँ तो ये भी क्या होगा, कमेंट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लगाया, प्रिंट फंक्शन लगाया हो, लूप लगाया हो, या कोई भी डाटा टाइप बनाया हो, वेरिएबल बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी भी लाइन के आगे अगर हैश
सिंबल यूज कर दिया है तो वो लाइन क्या हो गई, कमेंट हो गई। जहां से हैश स्टार्ट हो रहा है उसके बाद से वो सारी लाइन क्या है, कमेंट है। अगेन ये स्टार्टिंग में नहीं देना है हैश, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप हैश कहाँ दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, और इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सब क्या होगा, कमेंट होगा। अभी भी कितना प्रिंट हो रहा है, ओनली इतना ही प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो मैंने हैश हेलो लिखा है वो क्या है, कमेंट है। क्लियर है। हाँ, एक और मैं सिंबल पूछ रहा था कि और क्या तरीका हो सकता है कमेंट्स देने का। स्टार, अपॉस्ट्रोफी, लाइक दिस, ये वाली, यही वाली। ओके, और कोई, कोई बता रहा था मुझे, स्लैश ये वाला, और डबल स्लैश। तो इन पाइथन आप सिर्फ और सिर्फ हैश ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डबल स्लैश, सिंगल स्लैश, स्टार, स्टार सिंगल स्लैश कुछ भी यूज नहीं होगा कमेंट करने के लिए। सारी लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या है, हैश ही है आपको कमेंट करने के लिए। एक चीज आप जरूर यूज कर सकते हैं हैश के अलावा, अगर मुझे ये जो लाइन है इसको अगेन यहाँ पर एक और लाइन लिखनी है जो कि वो क्या हो, कमेंट हो, क्या हो, कमेंट। तो क्या करूँ मैं, हैश लगा के अगेन एक कमेंट बनाऊं, कमेंट का इट इज ऑल्सो अ कमेंट। ठीक है, अभी भी कमेंट ही है, कोई डाउट है इसमें। अगेन एक और लाइन में लिखना है मुझे, तो फिर से क्या करूँ, हैश लगाऊं। तो मल्टीपल लाइन, सिंगल लाइन के लिए तो हम हैश यूज कर सकते हैं, बट मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो क्या, अगर मुझे 10 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं पूरी 10 लाइंस में हैश लगाऊं, नहीं। उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, क्या यूज कर सकते हैं हम, ट्रिपल कोट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, जब आप ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये भी कमेंट्स होती हैं, यानी इग्नोरेबल लाइंस होती हैं, जो कि इंटरप्रेटर समझता है कि आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना चाहते हैं। आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो उसके लिए हर एक लाइन में हैश का यूज करने के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, कोटेशंस यूज कर सकते हैं। और वो कोटेशंस कौन से होंगे, ट्रिपल कोटेशंस होंगे। देन आप जब इसको रन करोगे तो इट इज ऑल्सो इग्नोरेबल स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ, कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास कमेंट देने के, एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स और एक सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं हैश, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स। में किसी को कोई डाउट। अगेन कमेंट्स के बाद आते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर यानी एक प्लेस चाहिए जहां पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट वैल्यू को स्टोर क्यों करना है, क्या के लिए, आगे यूज के लिए। वैल्यू को स्टोर क्यों करना है, आगे यूज के लिए। आज अगर हम हमारे लैपटॉप में कुछ प्रोग्राम बना के उसको स्टोर करेंगे तो ही कल ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज ओपन नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट है इसमें मैं अगर है विजिबल 2 लिख रहा हूं तो क्या ये प्रिंट करेगा, करेगा। कल ही करा था उसने, करा था। तो फिर क्यों नीड है हमें वेरिएबल की, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि फ्यूचर के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो अब ये जो 2 है इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू अगेन 3 कर रहा हूँ, एक अलग वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो अब क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब ये जो 3 है, ये वैल्यू जो 3 है ये कहाँ पर स्टोर हो गई है, एक्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब जब भी मैं एक्स को कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अगेन आया 3। अब अगर मुझे 2 को कॉल करना है तो मैं क्या करूँ,
टू को कॉल करना है तो क्या करूँ, अभी मैं टू को कॉल कर सकता हूँ, फ्यूचर में नहीं कर सकता हूँ। एट द टाइम अगर मैं टू लिखता हूँ तो टू प्रिंट हो जाएगा, बट बाद में यूज नहीं करता हूँ। बट ये जो x इक्वल टू मैंने थ्री लिखा है और थ्री को जो स्टोर कराया है, अब मैं x को जितने टाइम कॉल करूंगा मुझे क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, यानी जो भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर्ड होगी वो मुझे मिलेगी। तो कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं इंटीजर ही लूँ, मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकता हूँ। देन अगेन अब मैं जब भी y को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y के अंदर जो भी स्टोर्ड वैल्यू है वो मिलेगी इन फ्यूचर। बट फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ एक वेरिएबल में स्टोर करके, अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट होने का वापस डॉस में आया, डॉस में आने के बाद मैंने दो वेरिएबल बनाए थे x और y। मैंने x को कॉल किया, क्या x की वैल्यू मेरे पास आई, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने तो वैल्यू स्टोर करी है। हाँ, यही तो मेरा क्वेश्चन है अभी, एट द मोमेंट ये मेरा ही क्वेश्चन है अभी, कि मैंने x स्टोर करा है, x में कोई वैल्यू, x को आपको कॉल भी करके बताया जो कि मुझे वैल्यू दी उसने रिटर्न में। बट अभी मैं प्रॉम्प्ट से बाहर आया डॉस पे, देन अब मैं x को कॉल करूँ तो x की वैल्यू मुझे आनी, एग्जिट कर दिया। ये जितने भी सिंटैक्स और रूल्स है ये सब कौन समझता है, सिर्फ पाइथन समझता है। इसका कमांड लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कमांड लाइन को नहीं पता है कि x क्या है, वो सिर्फ क्या समझता है, ओनली कमांड। कोई वेरिएबल उसको नहीं पता है कि आपने कौन से वेरिएबल स्टोर करे थे और वो वेरिएबल की क्या वैल्यू है। अगेन एक क्वेश्चन था कि अब ये पाइथन प्रॉब्लम में आ गया हूँ। अब अगर मैं x को कॉल करूंगा तो मुझे टू मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पाइथन प्रॉम्प्ट में तो हूँ मैं, स्टोर्ड है, मिलना चाहिए और मिलेगा में फर्क है। मिलना चाहिए और मिलेगा में बहुत फर्क है, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने एग्जिट कर दिया तो इसलिए बट जैसा कि बताया था कि हम वेरिएबल यूज ही इसीलिए करते हैं कि हम फ्यूचर में यूज कर सकें, फ्यूचर में यूज कर सकें, बट यहाँ तो हम यूज कर ही नहीं पा रहे। सर वो जो वेरिएबल जो दिया था उस फाइल में सेव है, वो उसको कॉल करना पड़ेगा उस फाइल में। कौन सी फाइल में, मैंने तो फाइल का कोई नाम ही नहीं है। सर जिसमें वो एक्स वेरिएबल स्टोर बने, कहाँ है फाइल का नाम, इसमें प्रॉब्लम में जहाँ पर स्टोर हो उसके साथ। तो कैसे बुलाऊं, वही तो मैं कैसे कॉल करूँ उसको। मैंने तो एक्स नाम से जानता था, मैंने एक्स नाम से कॉल कर दिया। अगर यहाँ पर किसी का नाम अमन है और मैं उसको अमन के नाम से बुलाऊंगा तो अमन आएगा, आज बुलाऊं देन फिर उसके बाद कल भी बुलाऊंगा तो कौन आएगा, अमन को बुलाऊंगा तो अमन आ ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि आज ही उसका नाम अमन था कल नहीं था। यहाँ पर हम जितने भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ये सब क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है। ये हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में सेव नहीं होते हैं। ये कहाँ पर सेव हो रहे हैं, ओनली रैम में सेव हो रहे हैं। और आप रैम की वर्किंग जानते हैं, रैम क्या होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओनली जब हम वर्किंग करते हैं तो एक टेम्पररी लोकेशन या स्पेस हमें देता है प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन को ओनली रन करने के लिए। आज हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में हमारी जो रैम है, अगर हमने मैक्सिमम एप्लीकेशन अगर ओपन कर रखी है तो हमारा मोबाइल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, या तो ऑलवेज रुक रुक के वर्क करता है, यानी हैंग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि रैम क्या हो जाती है फुल, जो उसकी प्रोसेस करने की मेमोरी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे हम जितने भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ये सब कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रैम में। और जब भी हम सेशन से बाहर आ जाते हैं, किससे बाहर आ जाते हैं, सेशन से बाहर आ जाते हैं, तो वो जितने भी वेरिएबल है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उन वेरिएबलों का कोई एग्जिस्टेंस फिर नहीं है। क्लियर है। अगेन हमें वापस यहाँ पे, अब ये जैसे ही मैं वापस आया सेशन को एग्जिट करने का, तो वापस जब भी सेशन में लॉगिन किया अगेन वो नेक्स्ट सेशन हुआ, देन उसमें अब वो एक्स को नहीं पहचानता है। अगेन यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, 5, देन एंटर करूंगा, एक्स को कॉल करूंगा, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं जितनी बार भी इस सेशन के अंदर एक्स को कॉल करूंगा मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी। अगेन जब मैं एग्जिट कर दूंगा देन फिर उसके बाद एंटर करूंगा कल आज में, तो अगेन मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो समझ में आया, ये सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल जो कि रैम में स्टोर करता है। इसीलिए हमें वेरिएबल कहाँ स्टोर करने हैं,
हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं इन इजी लैंग्वेज, तो हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। अगेन हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, रोम। रोम का काम क्या है और फुल फॉर्म क्या है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि सिर्फ क्या करता है, रीड करता है। आप उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें क्या करता है, पढ़ के बताता है। तो ये क्लियर हुआ। अभी हम आगे चलते हैं, वेरिएबल पे बात कर रहे थे कि वेरिएबल क्या होते हैं, क्या होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इज रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर अ वैल्यूज, इट इज केस सेंसिटिव, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन होती है। कहीं ना कहीं अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको एक मेमोरी मिल रही होगी। क्या होगी, एक मेमोरी मिल रही होगी। वो मेमोरी कहीं पर भी मिले, चाहे रैम में मिले या रोम में मिले, बट एक मेमोरी उसको मिल रही है, एलोकेट हो रही है, जहां पर वो वैल्यू क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अगेन वेरिएबल का नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है मेरा, लास्ट सेशन में भी मैंने कुछ बोला था, केस सेंसिटिव को लेके कुछ बात हुई थी हमारी, किस बारे में बात हुई थी, वेरिएबल का तो जिक्र ही नहीं किया था मैंने लास्ट टाइम। लास्ट सेशन में किया था मैंने वेरिएबल का जिक्र। डायनेमिक सिमेंटिक्स में बात हुई थी, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया अपन, अगर उसको अपन नीचे कॉल बनाना चाह रहे हैं, तो अगर वो कैपिटल में है और अगर अपन स्मॉल में कॉल बना रहे हैं तो नीचे। ठीक है, ठीक ठीक है। मैंने बोला था पाइथन जो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज डिफाइन करना रहेगा आपको। तो वैसे ही आपको कॉलिंग के टाइम भी उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कॉल करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है, अभी मैंने x इक्वल टू 5 डिफाइन किया है, मैंने x को कॉल किया, वैल्यू आई। अगेन मैं वापस x को कॉल करूँ, क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, 5, बट नहीं आया। मैंने ना तो मैं सेशन से बाहर गया, सेशन के अंदर ही हूँ, सेमी सेशन में हूँ, अगेन मैं x की वैल्यू कॉल कर रहा हूँ, आ रही। क्या डिफरेंस था दोनों में, कैपिटल एक्स था। हमारे लिए और हमारे देखने के नजरिए से दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, बड़े और छोटे का। बट बाकी दोनों वैल्यू को हम क्या समझ रहे हैं, एक्स। बट पाइथन क्या समझ रहा है, दोनों को एक अलग ऑब्जेक्ट या एक अलग वेरिएबल नेम समझ रहा है। इसीलिए उसने इस एक्स को क्या बोला, द नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। पर एक्स तो है, पर वो क्या था, ओनली स्मॉल एक्स। और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करने को दिया उसको, कैपिटल एक्स। तो वेरिएबल के नेम भी क्या होते हैं, कैसे सेंसिटिव होते हैं, एज लाइक पाइथन। तो पाइथन पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे सेंसिटिव है। तो पाइथन के लिए भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं छोटा सा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट। हेलो, क्या प्रिंट होगा ये, हुआ। अगेन मैं इस प्रिंट का पी क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं। हमारे में तो कोई चेंज नहीं है इसको देखने पे। प्रिंट का काम सिर्फ क्या है, प्रिंट करना। और प्रिंट को इतना बड़ा ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत, हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं क्या, प्रिंट, प्रिंट कोई वेरिएबल है, नहीं। प्रिंट क्या है, फंक्शन। कितने लोग बोल रहे हैं फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो कैसे पता फंक्शन है, और भी किसी ने बोला था प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। पर तुम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। अगेन हम क्लियर करेंगे आगे की प्रिंट क्यों फंक्शन है। अभी क्या बोल रहा है ये, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। अब ये इसको क्या समझ रहा है, इस प्रिंट को कैपिटल है तो समझ रहा है कि ये एक वेरिएबल हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा है कि प्रिंट नाम का कोई वेरिएबल आपके पास डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जब भी हमें प्रिंट कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल पी लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पी ही स्मॉल हो, सारे लेटर जैसे दिए हैं एज इट इज होने चाहिए। अगर आपने टी कैपिटल ले लिया तो ये क्लियर हुआ आपको कि पाइथन भी केस सेंसिटिव है और वेरिएबल के नेम भी केस सेंसिटिव हैं। सेकेंड थिंग,
कि एक और चीज थी वेरिएबल के नेम में, कि जो वेरिएबल का नेम है वो क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमरिक। यानी मैं एक वेर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैंने क्या इंक्लूड करा, 9, वेर 9, इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करी मैंने 5। क्या स्टोर हो गई, क्यों नहीं हुई, हाँ थोड़ा जोर से बताओ, क्यों नहीं हुई। कैपिटल तक नहीं गया वो तो ठीक है, बट इसे स्टोर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, हो गया। अब जब भी मैं क्या करूंगा, मुझे उसकी प्रिंट वेरिएबल की, वेरिएबल का नाम, उसमें आप वैल्यू क्या स्टोर करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल सिर्फ क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और किसी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो एक पाइथन का वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगेन हम उसके अंदर इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं और किसी भी और अदर डाटा टाइप को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। डाटा टाइप को अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। अभी जैसे इतना समझो कि वेरिएबल में हम किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देन वेरिएबल का जो नेम है वो अल्फा न्यूमरिक हो सकता है। उसके अलावा आपको एक कंडीशन ये है कि आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, अभी ये जो VAR9 दिख रहा है ये क्या दिखने में अच्छा नाम है या अच्छा तरीका है एज अ प्रोग्रामर, नहीं। तो हम क्या लिखते हैं, VAR_9। अब जाके कुछ ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक वेरिएबल का नेम है। आगे ना हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या ये प्रिंट होगा, देखो अगर क्रिएटिंग के टाइम अगर इसने कोई एरर नहीं दिया है तो ये क्या होगा, प्रिंट होगा, यानी ये वैल्यू स्टोर हुई है, ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट है। अगर ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये प्रिंटिंग के टाइम पर ही क्या देता हमें, एरर दे देता। अभी मैंने क्या डिफरेंस किया, स्पेस दे दिया। स्पेस भी दे सकते हैं हम, दे सकते हैं स्पेस भी, स्पेस देने की कोई मना नहीं है कहीं पर भी। बट उसने क्रिएटिंग के टाइम ही हमें क्या बोल दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पर, ये जो 9 है यहाँ पर, मतलब आप स्पेस नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये एक वैलिड नहीं है। क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। दो अलग वर्ड दो अलग वर्ड हो जाएंगे वो। तो हम जब वेरिएबल का नाम बनाते हैं या वेरिएबल का जब भी नेमिंग देते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वे में हमने उसको क्रिएट किया है उसी वे में हमें क्या करना है, कॉल करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वेरिएबल के नेम में अल्फा न्यूमरिक इन्वॉल्व है बट विदाउट स्पेसिंग, या तो फिर एक स्पेशल सिंबल जो कि ओनली क्या है, अंडरस्कोर यूज होता है। उसके अलावा आप @ हैशटैग डॉलर एंड परसेंटाइल स्लैश कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ओनली ओनली क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर। फर्स्ट ऑफ सेकंड थिंग, अगेन एक कंडीशन ये भी होती है कि आप कभी भी वेरिएबल के नेम को न्यूमरिक यानी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अभी तक आपको दिख रहा होगा जितने भी मैंने वेरिएबल क्रिएट करे हैं सब अल्फाबेट से क्रिएट करें, कभी भी नंबर से क्रिएट नहीं किया है। ये भी वैलिड है क्योंकि ना तो इसके बीच में स्पेस है, और अगर स्पेस की जगह मैं अंडरस्कोर दूंगा तो क्रिएट होना चाहिए, बट अभी भी ये क्रिएट नहीं होगा। क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड डेसिमल लेटर, मतलब अभी भी सिंटेक्स क्या है आपका, इनवैलिड है। तो स्टार्ट हमेशा कैसे करना है, अल्फाबेट से। न्यूमरिक को आप कहाँ ले सकते हैं, या तो बीच में ले सकते हैं या फिर लास्ट में, कभी भी। अंडरस्कोर से जरूर स्टार्ट कर सकते हैं आप, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ले लिया उसने, ले लिया, इसका मतलब वो प्रिंट कर देगा। अगर वो नहीं होता, ये वैलिड नहीं होता तो वो हमें एरर दे देता। तो क्लियर है कि स्टार्टिंग आप अल्फाबेट और अंडरस्कोर से कर सकते हैं, न्यूमरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देन आप न्यूमरिक का यूज वेरिएबल नेमिंग में कर सकते हैं, बट कहाँ पे कर सकते हैं, या तो इन द मिडिल या तो फिर लास्ट में। क्लियर, या तो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद ओनली आप अंडरस्कोर और 9 भी ले सकते हैं, ये भी क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
ये वैलिड ऑब्जेक्ट है कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद आप सेकंड कैरेक्टर नहीं ले रहे, सिंगल आप अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, बट वो एक वैलिड नहीं होगा हमारे टर्म में, क्यों? क्योंकि हम अंडरस्कोर कितने वेरिएबल बनाएंगे अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम क्रिएट करते आया, समझ में आया वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे वही लिखा था, मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अल्फा न्यूमरिक होते हैं, बट न्यूमरिक हमेशा कहाँ आना चाहिए, आगे और पीछे आना चाहिए। टेम्पररी सेशंस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, किसको, वेरिएबल को, अदरवाइज हमें कोई अदर कंसोल या एक्सप्लोरर एडिटर यूज करना रहेंगे फ्यूचर वेरिएबल के या प्रोग्रामिंग नेमिंग और कोडिंग को यूज करने के लिए, जिसमें कि आपका VS कोड, जुपिटर, पाइथन एक्सेट्रा हो सकते हैं। इन पाइथन प्रॉम्प्ट आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो उसी सेशन के लिए रहेगा। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ए और पाई के कब से लिखा हुआ मेरे पास, बट आज भी ये यहाँ पर वैलिड है, यानी प्रेजेंट करता है। मैं जब भी प्रिंट ए करूंगा या प्रिंट जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, वो यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। वैल्यू कहीं ना कहीं से आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टोर्ड है, तो उसके लिए हम अदर एडिटर यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट में हमें पर्टिकुलर सेशन के लिए ही रहे। क्लियर हुआ? वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। कोई चीज नोटिस नहीं करी या करी मुझे नहीं पता, बट जब भी मैंने इंटीजर वैल्यू दी और जब भी मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी किसी भी वेरिएबल में, तो कुछ चेंज आया था क्या? कहाँ पे दिया मैंने? हम एक न्यू वेरिएबल यानी नई कहानी शुरुआत करते हैं, x = 5 स्टोर हो गया। अब वो कहानी भूल जाओ, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देना कि x मैंने स्टोर करा 5, अगेन मैंने एक बाय क्या करा, बाय वेरिएबल क्रिएट करा, अगेन हम इसमें क्या स्टोर कराना चाहता हूँ, कैरेक्टर यानी हेलो। देखो सब वैलिड है, स्टोर हो जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? वेरिएबल की तरह क्या नहीं करा? उसको नहीं, एग्जिट से क्या मतलब, वो तो हो जाएगा। सिंगल कोट में डालना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो हमेशा हमें से क्या लिखना है, हमें कोटेशंस अपॉस्ट्रोफी, जो इंग्लिश में बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, उसको यूज करना रहता है। वैसे ही पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स यूज करने रहते हैं, अदरवाइज क्या कर देगा। हाँ, बट फिर भी हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग, अभी मैं क्रिएट करके बताऊंगा आपको उसमें क्या डिफरेंस आता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या समझ रहे हैं आपकी, स्ट्रिंग के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना है, अपॉस्ट्रोफीज यानी कोटेशंस यूज करना है। पाइथन में कोट्स बोलते हैं, इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफीज बोलते हैं, बट हमें अब अपॉस्ट्रोफी से भूल के क्या बोलना है, कोट्स बोलना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमेशा काय में डिफाइन की जाती है, कोट्स में डिफाइन की जाती है, वो सिंगल डबल ट्रिपल वो बात की बात है। ठीक है, तो अब जब इसमें हेलो को ऐसे लिखूंगा, लास्ट टाइम भी मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा था, तभी उन्होंने स्टोर करा था, आपने नोटिस नहीं किया, स्टोर कर लिया उसने। अब जब मैंने x को कॉल किया तो उन्हें वैल्यू दे दी, 5 को कॉल किया तो उसने मुझे एक वैल्यू दे दी। तो कैरेक्टर के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना है, कोड्स यूज करना है। वो जो मैंने कोड्स यूज करा है वो क्या हो सकता है, ये डबल कोट्स हैं, क्या है ये डबल कोट्स हैं, दिख रहे हैं। अगेन जब मैं z को कॉल कर रहा हूँ तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू कुछ नहीं। अगेन ट्रिपल कोट्स को यूज करूँ, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये स्टोर होगा और कितने लोग बोल रहे हैं कि ये इग्नोर होगा। इग्नोर होगा कमेंट्स में कमेंट से सिर्फ रीजन नहीं बताना, सिर्फ इतना ही बताओ कि कितने लोग इसमें स्टोर करने वाले हैं और कितने लोग नहीं करने वाले हैं, इतने स्टूडेंट्स में से स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोर होगा, इग्नोर होगा, स्टोर हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रीचा, उसका भी कारण बताओ, भाव के साथ नहीं बहना।
रीजन पता होना चाहिए। इग्नोर क्यों हो जाएगा फिर? ट्रिपल कोट से, इसलिए आपको रीजन पता है, ठीक है। और कौन सा स्टोर वाला? सत्यम, हाँ सत्यम क्यों? वेरिएबल में इसलिए वेरिएबल में है इसलिए। देखो क्लियर करते हैं, स्टोर हो गया, पर ये तो इग्नोर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि स्टोर हो गया। बट अब ए को कॉल करते हैं, अब ए को कॉल करते हैं, हाँ तो ए को कॉल करते हैं, पता चल जाएगा कि इग्नोर हुआ कि नहीं हुआ। क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो गया। इसका यूज सिर्फ वो तो बहुत सारे लाइब्रेरी ना उनको कमेंट आउट करते हैं। अगर एक को करना है तो ठीक है, ये भी है। बट कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे? जब भी हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं विदाउट असाइनिंग वैल्यू इन अ वेरिएबल, तो वो क्या होते हैं? कमेंट्स होती हैं। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग होगी और वो स्टोर्ड होगा उस वेरिएबल के अंदर। यानी ये जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर्ड होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को, यानी स्टोर कर रहे हैं। वो हम ट्रिपल कोट्स, अगर ये वेरिएबल और वैल्यू नहीं होती तो ये क्या होता? ये इग्नोरेबल होता। क्या होता? इग्नोरेबल होता। अगेन क्लियर है? समझ में आया ट्रिपल कोट्स का यूज? दोनों में कंफ्यूजन बहुत है कि अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं आप ट्रिपल कोट्स को यूज करके तो वो एक स्ट्रिंग बनेगी, और अगर विदाउट वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो एक कमेंट्स कहलाएगी और वो इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करेंगे। क्लियर? एक बी वेरिएबल है, ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं एक्स वाई जेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट में काम हो जाए। अगर आप कुछ भी दे सकते हो, ये आर जेड जो भी देना है। अभी तक हमने इंटीजर स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग कर दी। क्या एक और डेसिमल नंबर में स्टोर करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? बहुत सीधी सी बात है, पॉइंट लगा दो, बी को कॉल करो। ये तो आपको दिख रहा है कि मैंने डेसिमल लगाया और डेसिमल को कॉल किया तो आ गया। इंटीजर लिखा तो इंटीजर हमारी आंखों से दिख रहा है, हम समझते हैं कि वो इंटीजर यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसको हमने कॉल किया और वो आ गई। स्ट्रिंग के लिए हमने कोटेशन लगा दिया, जिससे कि हमको तो पहले भी समझ में आ रहा था कि वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। बट पाइथन को नहीं समझ में आ रहा था, तो पाइथन के समझने के लिए हमने क्या लगा दिए? कोट्स लगा दिए। तो क्या उससे पाइथन समझ गया था वो स्ट्रिंग है? समझ गया था, है ना? तभी उसने उसको क्या करा? स्टोर करा और हमें वैल्यू रिटर्न करी। बट ये हमें भी चेक करते आना चाहिए कि वो किस डाटा टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है टाइप। टाइप चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है? टाइप। प्रिंट टाइप, किसका टाइप? बी का। ब्रैकेट क्लोज। क्या टाइप आएगा बी का? फ्लोट। क्योंकि डेसिमल में हमेशा क्या कौन सा डेटा टाइप होता है? फ्लोट। जितने भी डेसिमल नंबर वाले वैल्यू हम स्टोर करें या पाइथन में हो पहले, वो सब क्या कहलाती हैं? कौन से डाटा टाइप की वैल्यू कहलाती हैं? वो फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यूज कहलाती हैं। अगेन हमारे लिए वो सिर्फ क्या है? स्ट्रिंग। बट पाइथन उसको क्या समझ रहा है? फ्लोट। अगेन अगर हम टाइप अगर चेक करेंगे किसका? एक्स का चेक करेंगे तो एक्स का टाइप क्या है ना? इंटीजर मतलब इंट। क्या? इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है एक्स नाम के वेरिएबल में। क्लियर हुआ? अब हमने स्ट्रिंग कौन से वेरिएबल में स्टोर करी थी? ए में करी थी। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग क्लास, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर हुआ? तो जो मैंने सब कुछ बोला वो सब सही था कि ये तो हमारे समझने के लिए हमें पता चल रहा है, पर पाइथन किससे डिटेक्ट करता है? जब भी आप सिंगल एक होल नंबर उसको देते हैं तो पाइथन क्या समझता है कि वो एक इंटीजर क्लास का डाटा टाइप है। अगेन जब आप डेसिमल में दे देते हैं तो वो एक फ्लोट क्लास का डाटा टाइप है। अगेन जब आप कोटेशंस में देते हैं तो वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। इतने में किसी को कोई डाउट है? जितने भी वेरिएबल थे सबको भूल जाना। शुरुआत करेंगे एक्स इक्वल टू
7। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे x को कॉल करता हूँ, क्या वैल्यू आ रही है? अगेन x इक्वल टू 7। क्या वो लेगा? मेरे पास x में पहले से स्टोर है 5, तो समझ के जवाब देना। क्या वो x इक्वल टू 7 ले लेगा? नहीं लेगा? ले लेगा? अरे ऐसे ये दोनों तरफ क्यों चलते हो? एक चीज बोलो कुछ भी। ले लेगा। क्या दिक्कत है? वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, ऑलवेज देगा। बट अब x की वैल्यू क्या हो गई? 7। इसको कॉल करके देख लें। 5 कहाँ गया? फिर आप 5 को कॉल करना है तो क्या करो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है जब भी हम सेम वेरिएबल का नेम देते हैं तो वैल्यू जो क्या होती है, ओवरराइट हो जाती है। सेम वेरिएबल के नेम में अगर हम दे रहे हैं, उसको सेम नेम रेफरेंस दे रहे हैं, तो जब भी हम सेम वेरिएबल के नेम में अगर अलग वैल्यू दे देते हैं तो वैल्यू होती है ओवरराइट। और जो भी लास्ट वैल्यू उसको असाइन हुई है, अब उस वेरिएबल के लिए वही वैल्यू स्टोर्ड है। अब आपको x इक्वल टू 5 कभी नहीं मिलेगा, x इक्वल टू ऑलवेज क्या मिलेगा? 7। जब भी कितनी बार भी कॉल करोगे x इक्वल टू क्या मिलेगा? 7। जैसे x इक्वल टू में अगर मैं 4.5 लिख दूं और अब x को कॉल करूंगा तो क्या मिलेगा? 4.5। क्लियर हुआ? अब 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो चीज होगी। अगेन मैंने x में 4.5 है, y में भी क्या है? 4.5। y को कॉल कर रहा हूँ, क्या मिल रहा? 4.5 मिल रहा है ना? दिखा होगा सबको 4.5। तो मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ? वो तो वो सिंपल है। आपने वेरिएबल भी चेंज कर दिया, वैल्यूबल ही सेम रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बट अभी सब कहाँ से आए हैं? सबकी एक लोकेशन होगी, घर से आए होगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये क्या होता है, वेरिएबल को स्टोर करता है। स्टोर कहाँ पे करता है? रैम में करता है। रैम में क्या होती है? मेमोरी होती है, रैम। तो रैम जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी की क्या होती है? कोई लोकेशन होती है। क्योंकि अगर इवन हमारा घर अगर कहीं है और हम जिस घर पे रहते हैं तो उसकी कोई लोकेशन है लोकेशन? कि कोई विदाउट लोकेशन रहता है? कोई भी नहीं रहता। तो लोकेशन चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं हम? प्रिंट आईडी। क्या करते हैं? आईडी। आईडी मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन बताता है। आईडी से आधार कार्ड समझ लो उसका। लोकेशन, तो लोकेशन किसकी चेक करनी है? बाई की। तो बाई की लोकेशन क्या आ रही है? अब इस पर इतना ध्यान मत देना कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं, वो उनका लुकआउट है कि वो रेम में क्या लोकेशन हमें दे रहे हैं। हमारे जैसा नहीं बताएगा कि इधर से साइड राइट जाना, लेफ्ट जाना, एड्रेस अग्रसेन स्क्वायर है या इंदौर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसकी क्या है? मेमोरी लोकेशन है। किसकी? बाई की। एक्स नाम का भी एक वेरिएबल था हमारे पास, अभी दिख रहा है x इक्वल टू 7 फिर 4.5, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है, तो x की भी कोई लोकेशन होगी, स्टोर है वो अभी, तो कोई लोकेशन होगी। लोकेशन आ गई? आ गई? क्या अलग लोकेशन है कि एक ही घर में है दोनों? पर रैम तो एक ही है। रैम मेरी अलग अलग थोड़ी है। रैम में क्या होते हैं? स्लॉट्स बने रहते हैं, और स्लॉट्स में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक वेरिएबल को रखा जाता है, जहां पर इसका एड्रेस ये है, देन अगेन दूसरे का एड्रेस ये है। ऐसा आप लोगों ने बोला अभी मुझे, मैंने नहीं बोला ये। यहाँ पे y इक्वल टू भी 45 है और x इक्वल टू भी 4.5। x इक्वल टू में क्या कर दूं? 5। x कॉल करता हूँ, दो प्यार से 5 आ गया। y इज इक्वल टू 5 मैंने किया। अगेन मैं y को कॉल करता हूँ, क्या आ गया? 5 आ गया। दोनों अलग वेरिएबल पर वैल्यू सेम है। अगेन मैं अब दोनों के आई का चेक करता हूँ, आईडी चेक करता हूँ। आईडी x की क्या आ रही है? ध्यान से देखना, आईडी क्या आ रही है? y की आईडी चेक करूंगा, क्या आएगी? अलग आएगी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने मुझे ऐसा बताया, अलग आई।
क्यों वही सेम? अभी तो बोल रहे थे कि अलग अलग होते। लगता है मैं वो फ्लोट में चला गया तो उसकी वैल्यू अलग हो गई डेसिमल में, और बाकी इन दोनों की सेम है, दोनों इंटीजर है तो सेम है शायद मेरे। ऐसा नहीं है, वो कुछ हद तक सही है। क्या होता है, फर्स्ट सेशन में बताया था पाइथन एक मेमोरी एफिशिएंट होता है। क्या होता है? मेमोरी एफिशिएंट। जब तक एक जैसी चीज उसको दिखती रहेगी, जब तक वो एक ही लोकेशन पे रहेगा, नेम रेफरेंस क्या हो जाएंगे उसके, बदल जाएंगे। अब थोड़ा हम डीप में जाते हैं। अभी तक आप सिर्फ इसको क्या समझ रहे थे, एक वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अभी अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं तो ये जो y है ये क्या है? एक नेम रेफरेंस। क्या है? एक नेम रेफरेंस है। ये इक्वल क्या है? एक ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो कि ये क्या है? एक ऑपरेटर। 5 क्या है? इंटीजर है, जो कि वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है। तो ये जो है ये इंटीजर क्लास का डाटा टाइप हो गया, अगेन ये एक ऑपरेटर हो गया, अगेन ये एक नेम रेफरेंस हो गया। और इन सबको अगर हम इजी वे में बोलें तो y नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, बट क्या होता है जब आप x इक्वल टू भी 5 दे रहे हैं, तो मेमोरी रैम के अंदर एक स्लॉट बना था जहां पर 5 लिखा गया और उसका नाम क्या दिया गया? x। अगेन आपने एक वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू 5। पाइथन को क्या दिखा? दोनों सेम। तो वहां जो मेमोरी में जो लोकेशन थी 5 की, वहीं पे उसने पॉइंटर किसको अगेन दे दिया नेम रेफरेंस के लिए? y। तो अब वो लोकेशन पे ओनली अवेलेबल क्या है? एक 5। और उसके नेम रेफरेंस कितने हैं? दो, x और y। अगेन मैं अगर z नाम का एक और वेरिएबल बना दूं यहाँ पर, z इज इक्वल टू ऑलवेज 5, देन z को कॉल करता हूँ तो भी क्या आ रहा है? 5। और अगर मैं आईडी चेक करता हूँ किसकी? z की, तो z की आईडी क्या आ रही है? सेम। इससे क्या समझ में आया कि हमने उस अलग अलग नेम से उस सेम वैल्यू को कितनी बार भी स्टोर करूं, वो एक ही जगह को क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है। किसको क्या कर रही है? एक ही जगह पर पॉइंट कर रही है। वैल्यू 5 रैम में एक ही जगह स्टोर हुआ है, बट नेम रेफरेंस उसके अब 3 हो गए। ऐसे आप 10 नेम रेफरेंस दे सकते हो उसको, बट वैल्यू वहीं से उठ के आएगी। बट इन केस डेसिमल में ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों? तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाइट्स तक वो सेम लोकेशन पर लेता है, बट डेसिमल में ऐसा है कि 4.5 है तो वो 4.50 भी हो सकता है, 4.51 भी हो सकता है। वो दोनों वैल्यू क्या हो गई? अब अलग अलग हो गई। क्या हो गई? इसीलिए वो उन दोनों को कहाँ पर सेव करेगा? एक अलग लोकेशन पर सेव करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये वैल्यू क्या होती है? आपस में चेंज हो सकती हैं। इनमें कोई अपडेट्स आ सकता है, बट इंटीजर में कोई अपडेट नहीं आएगा। 5 है तो 5 पे 5.0 होगा ही नहीं। अगर 5.0 हुआ तो फिर वो इंटीजर कहलाएगा ही नहीं। वो क्या कहलाएगा फिर? फ्लोट कहलाएगा। 3 टाइप के डाटा टाइप आपने चेक कर लिए अभी। कौन कौन से? इंटीजर। तो आपको समझ में आया ये तीनों डाटा टाइप? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? टाइप चेक करते हैं आपको। डाटा टाइप का टाइप कैसे चेक करते हैं? टाइप फंक्शन के थ्रू आप डाटा टाइप का फंक्शन चेक कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं डाटा टाइप का। अगेन आईडी से आपको क्या समझ में आया? लोकेशन समझ में। क्लियर हुआ ये? एक और फंक्शन है जो कि बहुत यूज आता है हमको, उस फंक्शन का नाम क्या है? हेलो सचिन, प्रिंट एक्स का क्या आउटपुट आएगा? हेलो सचिन, क्या आउटपुट आएगा? हेलो सचिन, कितने लोग बोल रहे हैं सर? और कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ हेलो अलग आएगा और सचिन अलग आएगा? हेलो सचिन ही आएगा? आ गया हेलो सचिन?
क्यों आया देखो चेन से साथ में? क्योंकि प्रिंट हमने क्या दिया है, साथ में दिया। इसको कमेंट कर देता हूँ। अब क्या आएगा? कोई चेंज हुआ क्या? लिखने के तरीके बदल गए सब चीजों पे। क्यों बताना पड़ रहा है मुझे ये सब कुछ? अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, जरूरी नहीं है कि आपकी बैच में जो जैसा कर रहा है हम भी वैसा ही करें। बहुत सारे एक चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके से कोड लिखे जा सकते हैं। ठीक है। अगेन अभी तक मेरा मेन पर्पस तो बताने का ये था कि ये सब कुछ अभी तक क्या है, स्टैटिक है। मैंने जो वेरिएबल में सेव कर दिया है वही नाम आ रहे हैं। क्या कर दिया है? अब इसको सिर्फ कौन चला सकता है? सचिन। उसी के काम का है, क्योंकि हम सिर्फ उसी को हेलो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन का नाम क्या है? क्या हम यहाँ पे एक वाई लिखेंगे? इनपुट। इनपुट से क्या समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट का ही मतलब क्या होता है? सिर्फ यूजर डालेगा, या आसान भाषा में बोलते हैं इनपुट मतलब लेना। इनपुट मतलब लेना। अब किससे लेना है हमें? यूजर से इनपुट लेना। अब जब मैं रन करूंगा तो उसने मेरे से पूछा, क्योंकि मैंने इनपुट फंक्शन लगाया। अब मैं इनपुट में क्या दूँ? जो मेरी इच्छा है वो दे सकता हूँ। अमन दे दिया मैंने। क्या प्रिंट हुआ? ये तो सिर्फ हमें शो कर रहा है कि आपने इनपुट में क्या दिया था। ठीक है, बाकी इसका प्रोग्रामिंग से क्या प्रिंट कर रहा है? अगेन मैंने रन किया, क्या लिखा मैंने, क्या प्रिंट करा? अब ये क्या हो गया? डायनामिक हो गया। क्या हो गया? डायनामिक हो गया। अभी तक क्या था? जब पहले मैंने वेरिएबल में कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर कर रखी थी वो क्या था? स्टैटिक। और स्टैटिक और डायनामिक में पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। स्टैटिक मतलब फिक्स और डायनामिक मतलब चेंजेबल। अभी आप किसी भी वेबसाइट में या किसी भी एप्लीकेशन में जब लॉगिन करते हैं तो हमेशा आपका नाम आता है। कभी ऐसा हुआ है कि लॉगिन मैंने करा नाम आपका आ रहा, या आपने लॉगिन करा नाम मेरा आ रहा? ऐसा कभी कुछ हुआ है? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हमेशा क्या होता है? जो लॉगिन करता है उसी का नाम आता है। एप्लीकेशन तो सेम होती है, कोई सबके लिए अलग अलग नहीं बनी है। एप्लीकेशन सारी वो एक ही बनी है, बस उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, डायनामिक है। जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि जब भी आपको यूजर नेम इनपुट करते हैं वही वो यूजर नेम क्या करता है, शो करता है। आप कुछ भी नाम दो, उसको कोई लेना देना नहीं उस चीज से। ठीक है। अगेन x इक्वल टू 5 हो गया, देन y इक्वल टू 3 हुआ। क्या प्रिंट होगा? बहुत आसानी से सभी समझते हैं कि 8 प्रिंट होगा। तो इसमें मैं कोई कंफ्यूजन भी डालना नहीं चाहता हूँ कि 8 प्रिंट होगा। अभी क्या प्रिंट होगा? अभी क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले तो बताओ, जो ऊपर वाला जो 5 है वो क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है? स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है? कोटेशन। तो एक बार ऐसे बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि कंठस्थ कर लो कि कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा गया वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। ऑलवेज, चाहे उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू लिखो, फ्लोट वैल्यू लिखो, बूलियन वैल्यू लिखो, कोई से भी डाटा टाइप की वैल्यू लिखो, ऑलवेज क्या कहलाएगा? वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा? आंसर बताओ। 5+3। इधर आएगा। इट टेक टाइम। सोचेगा वो भी 10 तरीके से। अभी क्या आ रहा? क्या आ रहा है? कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। मतलब उसके कहने का मतलब ऐसा है कि आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को नहीं जोड़ सकते।
या तो आपको दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ऐसा ही कुछ। अब 3 लिख दूं, अब क्या आंसर आएगा, अब एरर आएगा, क्या आएगा, अजय को छोड़ के जरा आंसर दो मुझे सब। प्लस हो जाए आपका आंसर है 8, 5 + 3, तो 5 + 3 8 होता है, पर स्ट्रिंग है ना, तो मतलब 5 और प्लस 3, थ्री होगा। अच्छा मतलब 5 और 3 रहेंगे, ठीक, यही रहेगा, 8 आएगा। और कौन है 8 वाला, तो 5 और 3 वाला कौन है, सब कैसे आएगा अनुभूति 5 3, अनुभूति कौन है? अनुभूति, अनुभूति कौन है, अरे नाम, ठीक है, अनुभूति कैसे आएगा 5 और 3, तो दोनों ही स्ट्रिंग है ना, और दोनों ही स्ट्रिंग अगर है तो मैं तो दोनों को प्लस कर सकता हूँ, तो फिर 5 और 3 क्यों आएगा, फिर तो 8 आना चाहिए। क्या है आउटपुट, 5 3, 8 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 8, क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी जुड़ती नहीं है। इसके पहले वाले फंक्शन में जब मैंने 2 स्ट्रिंग बनाई थी और हेलो और सचिन लिखा था, तो क्या हेलो सचिन कैसे जुड़ जाएगा, तो जब हेलो सचिन नहीं जुड़ सकता तो उसी के अंदर अगर हम इंटीजर वैल्यू भी लिख देंगे तो वो कैसे जुड़ जाएगी। हेलो, अब अगर जुड़ता होता तो ये भी जुड़ जाता, अब पर ये कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या ये एच के एक कैरेक्टर उठाएगा, इसीलिए कभी भी स्ट्रिंग जुड़ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर में स्ट्रिंग अगर होती है तो ज्वाइन होती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑपरेटर हमारा जरूर अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन वाला है, यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, बट इन मैथ्स या इंटीजर टर्म में अगर बोला जाए तो एडिशन मतलब जोड़ना होता है, और यहाँ इसका ऑपरेटर का प्लस का मतलब ज्वाइन करना हो जाता है, क्या करना हो जाता है, ज्वाइन, और इसी ज्वाइन को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेट या कॉन्केटिनेशन, क्या बोलते हैं। तो जब भी हम प्लस ऑपरेटर अगर इंटीजर में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे एडिशन, और स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो बोलेंगे कॉन्केटिनेशन। ये सिर्फ क्या करता है, कॉन्केट करता है, यानी जोड़ता है वैल्यू को, ज्वाइन करता है वैल्यू को। क्लियर हुआ अभी, अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। इनपुट मैंने बताया, दोनों को डायनामिक बनाना है, क्या बनाना है, दोनों को डायनामिक बनाना है। अब ये जो इनपुट है, इस इनपुट में मैं जो 2 वैल्यूज लूंगा, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये इनपुट पहला वाला जो इनपुट है मैंने उसमें क्या लिया, 5 ले लिया, 5 एंटर करा। सेकंड वाले इनपुट में मैंने अपना सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सेम वैल्यूज लेके चल रहा हूँ, 3, क्या आउटपुट आना चाहिए अभी, इस मूवमेंट पे क्या आउटपुट आना चाहिए, 8, इस मूवमेंट पे का आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, 8। कितने लोग इस बात से सहमत है, केबीसी के अंदर 8 से सब सहमत है? सत्यम किधर है, इसी साइड है, 8 साइड है, अपनी वजह, ठीक है, 8 ही आया, चलिए क्या आया, क्या आया, अब 8 वालों को क्या जवाब दें, अब तो प्लस था ना, और अब तो प्लस भी था, मैंने इनपुट फंक्शन भी लिया, बट क्या है हमेशा, अब 8 क्यों नहीं आया 8, अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका है इसको पता करने का, वो जो मैंने टाइप फंक्शन बताया ना, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बताया, उसको जरा सोचो दिमाग में कि क्यों बताया। तो प्रिंट टाइप, अरे मैं उस पॉइंट पे भी आएंगे, प्रिंट टाइप किसका, एक्स का, तो एक्स का टाइप देख लूं क्या आना चाहिए,
क्यों स्ट्रिंग क्यों आएगा? नहीं नहीं वो तो तुम इसको देख के 5 3 को देख के बोल रहे हो, उसके पहले क्या बोलते हैं? इंटीजर। हाँ तो वो पहले वाली बात बताओ। तो एक्स क्या हो गया? स्ट्रिंग। पर मैंने कोटेशन में तो लिखा ही नहीं। मैंने क्या नहीं करा, कोटेशन में लिखा नहीं। और कहाँ? अभी जब 5 वाला ऐड हुआ था वो प्रोग्राम भूल जाओ, वो तो खत्म हो गया कब का। ये तो अगेन नेक्स्ट प्रोग्राम बनाया ना मैंने। वैल्यू में चेंजेस आएंगे। हाँ हो सकता है शायद। ठीक है, मैं एक अगेन दूसरा सेल ले लेता हूँ अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो। हम यहाँ पे कर लेते हैं इस चीज को। वैल्यू ले लेता हूँ 9। वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। और 1 10 होना चाहिए। अभी भी ये देखो कि यहाँ पे क्लास क्या आ रही है। हो सकता है ये इनपुट के अंदर वो स्ट्रिंग ही देता हूँ। ये क्वेश्चन और ये जवाब मुझे थोड़ा सही लगा, मेरे क्वेश्चन का ये जवाब पूरा सही है। इनपुट फंक्शन भले ही हम उसको देते टाइम 9 रखें और वो हमें शो भी क्या करे, एज अ 9 शो करे, बट इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट और ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। क्या लेता है? ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू। इसीलिए जब हम दो इनपुट ले रहे हैं एक्स और वाई और उनको प्लस करा रहे हैं तो वो हम भले 9 और 1 दे, उसको क्या कर रहा है? एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। 9 को क्या ले रहा है? एज अ स्ट्रिंग। 1 को क्या ले रहा है? एज अ स्ट्रिंग। और उन दोनों को जब प्लस करा के हमें क्या दे रहा है? 9 और 1। क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा क्या लेगा? अगर हमें उसको बताना है कि ये इंटीजर है और इनका इन फ्यूचर कभी यूज करना है एडिशन के लिए, तो इनपुट फंक्शन के आगे, ये जहाँ इनपुट फंक्शन है ना, यहाँ आगे क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर। यानी इंट, क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर। अब जो आप इनपुट फंक्शन में जो वैल्यू देंगे और अब जब इसको रन करेंगे, 5 सेम एग्जांपल, 3 क्या आएगा? अब 8 आएगा। और अब आया 8 और अब क्लास उसने क्या बताई? वो तो पहले से हमने डिफाइन कर रखी थी, बट अब क्या आया? 8। तो इनपुट फंक्शन का सोच समझ कर यूज करना है कि जब भी यूज करोगे वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? स्ट्रिंग। और उसको बाद में एडिशन के लिए कभी यूज नहीं कर पाओगे, उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। और किसी एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप को चेंज करने में, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज करने को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम टाइप से क्या चेक करें? इसका डाटा टाइप चेक कर रहे हैं, तो इसका डाटा टाइप, अभी के लिए समझो कि एक्स का डाटा टाइप क्या था इनपुट लेते टाइम? स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग से हमें उसको क्या बनाना है? इंटीजर। तो हम क्या लिख देंगे उसके आगे? इंटीजर। तो अब वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। और अगर वो इंटीजर है और उसको टाइप कास्ट करना है काय में? स्ट्रिंग में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उसको? str, यानी स्ट्रिंग क्लास का। अगेन अगर फ्लोट में चेंज करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोट। यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह क्या लिख सकता हूँ? कि ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो? इंटीजर ना हो, अब सिर्फ क्या हो? फ्लोट। अब जब मैं रन करूंगा इसको, 5 3, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? अब जो आउटपुट आएगा वो आपका रहेगा 8.0। क्या रहेगा? 8.0, क्योंकि आपने वैल्यू को क्या कर दिया है? टाइपकास्ट कर दिया है स्ट्रिंग से फ्लोट में, और यहाँ पे स्ट्रिंग से इंटीजर में। और अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट हो तो भी रिजल्ट हमेशा काय में आएगा? फ्लोट में। दोनों फ्लोट हो तो काय में आएगा? फ्लोट में। और अगर दोनों इंटीजर है तो काय में आएगा? इंटीजर।
बट अगर एक भी फ्लोट वैल्यू अगर आ जाती है तो ऑलवेज रिजल्ट हमारा काय में शो होगा, फ्लोट वैल्यू में, क्योंकि अब इसमें अपडेशन हो सकता है, ये 8.0 8.1 फ्लोट में ही शो करेगा, भले वो ऑलवेज क्या शो करे, 0 ले। ये क्लियर हुआ? तो डाटा टाइप क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, कि आप लोगों को डाटा टाइप समझ में आने लगे हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं। आपको टाइप फंक्शन समझ में आने लगा कि क्या होता है, इनपुट फंक्शन समझ में आया। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेने के लिए काम में आता है, बट ऑलवेज स्ट्रिंग लेता है। अगर उसको यूज करना है एडिशन के लिए तो टाइप कास्ट करना रहेगा। टाइप कास्टिंग आपको समझ में आ रही है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। अगेन आपको लोकेशन चेक करते आ गई, आईडी के थ्रू भी कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अगेन वेरिएबल भी कैसे सेंसिटिव होते हैं, टाइप कास्ट हो गए हैं। मैं क्या चेकिंग करने को इसलिए यहाँ आना पड़ता है बार बार। किस किस डाटा टाइप का, मतलब किस टाइप का डाटा टाइप है, बूलियन। क्या होते हैं बूलियन, जैसे सबसे पहले तो मैं बूलियन जिनको नहीं समझ में आता उनको समझा दूं कि जैसे हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट डाटा टाइप है, वैसे ही हमारे पास एक और डाटा टाइप होता है बूलियन। क्या होता है बूलियन? तो बूलियन हमेशा टू वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? टू वैल्यू। वो टू वैल्यूज क्या होती हैं? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, यस नो नहीं, ओनली ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 1। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। बट पाइथन में तो वैसे भी आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में ही मिलता है। इन केस कभी आंसर हमें 0 और 1 के फॉर्म में मिल सकता है, अदरवाइज हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में ही या फॉर्म में ही हमें आंसर क्या होगा, शो होगा। तो ट्रू मतलब बी बूलियन वैल्यू और फॉल्स मतलब बी बूलियन वैल्यू, और बूलियन डाटा टाइप के अंदर सिर्फ टू ही वैल्यूज रिप्रेजेंटेबल है। कैसे समझ में आएगा पाइथन को? अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है। स्ट्रिंग में तो अपन कोटेशन लगा देते हैं, स्ट्रिंग में अपन कोटेशन लगा देते हैं, बट है ना, बट बूलियन में हम कोटेशन नहीं लगाते हैं और वैल्यू लिख देते हैं, वो समझ जाता है कि वो क्या है, बूलियन है। ऐसा जानवी का कहना है, मेरा नहीं। मैं ये ट्रू लिख रहा हूँ कोटेशन में, तो क्या इधर दे देगा ये? क्या बोलेगा? अभी तो डाटा टाइप, वो बूलियन बोला था आपने तो वो मतलब कोटेशन नहीं था ना। जब कोटेशन नहीं था। कोटेशन हटा दो, अब ये बूलियन हो गया। विदाउट कोटेशन तो कोई भी कैरेक्टर पाइथन एक्सेप्ट ही नहीं करता है, कोटेशन तो देना ही रहेगा। और अगर आप कोटेशन दे देते हो, अगर आप कोटेशन दे देते हो तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाएगा। अभी तक तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अभी तक मैंने हजारों बार ये सब चीजें करके बता दी हैं, बहुत बार करके बता दी कि ये स्ट्रिंग है। तो फिर बूलियन कैसे बना है? विदाउट कोटेशन वो लेगा नहीं, कोटेशन में देंगे तो वो स्ट्रिंग ले लेगा। इसमें ट्रू हाँ फॉल्स इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है यहाँ पे। वो कंडीशन ये होती है कि ये जो टी है इसको क्या करना है, हमें कैपिटल करना है। और अगर इस टी को मैं कैपिटल कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। अब जब आप एक्स प्रिंट करेंगे तो ट्रू वैल्यू प्रिंट आएगी, बट अब अभी भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने इसको कोटेशन में नहीं दिया है। और अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो कौन सी क्लास का है ये, बुलियन डाटा टाइप है, यानी बुल क्लास का डाटा टाइप है ये। कैपिटल टी और कैपिटल एफ
सिर्फ और सिर्फ पाइथन में कैपिटल टी लिखने और उसके साथ कैपिटल एफ लिखने पर वो टू वैल्यूज जो होती हैं वो एक्सेप्शनल हो जाती है पाइथन के लिए, कि वो किस क्लास की है, बूलियन क्लास की है, जिसको आप विदाउट कोटेशन दे सकते हो। अगर आपने इसी तरीके से कोटेशन में अगर कैपिटल टी दे दिया तो भी ये ऑलवेज क्या है, स्ट्रिंग है, बूलियन नहीं है। कोटेशन में है तो क्या है, स्ट्रिंग है। विदाउट कोटेशन अगर आप स्मॉल टी लिखते हैं तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, देन कैपिटल टी लिखते हैं तो वो बूलियन क्लास की वैल्यू है। बस बूलियन क्लास का इतना ही काम है कि टू ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। आप समझ लो कितना केस सेंसिटिव है ये, जो खुद के डाटा टाइप को समझ जाए। तो ये 4 डाटा टाइप आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। डाटा टाइप तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी ये 4 बेसिक डाटा टाइप। एक नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, एक कैरेक्टर होता है, और एक एक्सेप्ट बूलियन होता है जिसमें यस और नो राइट रॉन्ग होते हैं। ठीक है। इंटीजर के लिए आप इंटीजर इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर तक ले सकते हैं विदाउट डेसिमल। अभी तक जितनी भी मैंने वैल्यू ली थी वो सब क्या ली थी, क्या नेगेटिव ले सकता हूँ मैं, नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाएगी, नहीं तो लेना तो पड़ेगी। और कल वो जो नेगेटिव से मुझे याद आया कि वो जो साइन 30 की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव ही थी, वहां पे साइन थीटा नहीं पूछा। ये 1045 जो मैंने यहाँ पे एंटर करा है, ये नेगेटिव आ रही है, वो रेडियंस में है। हम यहाँ पे डिग्री नहीं ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, डिग्री नहीं ले रहे हैं। और वहां पे जो अभी तक हम कंफ्यूज रहते कि 1.3 की 1.2 जो भी होती है वैल्यू की, हाँ वो डिग्री में होती है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये रेडियंस में है। इसीलिए और वहां पे उसको ऐसा कुछ क्लियरिफाई नहीं, उसको साइन 30 मतलब आपको रेडियंस में निकाल के देना है, कैलकुलेट करके। क्लियर हुआ, पाइथन झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। अगेन y = 4 -4.5, आप इसमें भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में आप नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, फ्लोट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। बस इतना ही वेरिएशन है कि यही बताना। अगेन अब हमारा जो डाटा टाइप होता है वो क्या होता है, देखो इंटीजर बहुत छोटा है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू और होल वैल्यू। फ्लोट बहुत छोटा है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डेसिमल वैल्यू। बूलियन बहुत छोटा है, टू वैल्यू ट्रू फॉल्स, और कैपिटल में टी कैपिटल में एफ। बट स्ट्रिंग जो है वो अगेन बहुत बड़ा एक डाटा टाइप हो सकता है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को समझने के लिए अगर बैठे तो 2 दिन लग जाए हमें पूरा स्ट्रिंग पढ़ने में। तो स्ट्रिंग टाइप का जो डाटा टाइप है वो क्या करता है, क्या होता है स्ट्रिंग टाइप का, कुछ समझा रहा है। एक डेफिनेशन देख लो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस एंड द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोट। यही मैंने बताया आपको भी, व्हेन एनीथिंग कैन बी रिटन इन कोट्स इट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। कुछ भी लिखो कोटेशन के अंदर, 5 भी लिखोगे तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग ही कहलाएगी। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई वेरिएबल नाम की, जिसमें मैंने हेलो लिखा है, देन प्रिंट वेरिएबल, प्रिंट टाइप वेरिएबल। ये अभी तक मैं करता आ रहा हूँ। ये हेलो प्रिंट हो गया और क्लास ने बता दी स्ट्रिंग। डिफरेंस कहाँ आता है, अब स्ट्रिंग के अंदर होती है बहुत सारी मेथड्स, बहुत सारे फंक्शंस, स्ट्रिंग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स। और स्ट्रिंग जो होती है एक सीक्वेंस टाइप का होता है। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है, एक कैरेक्टर का। आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किससे मिलके एक कैरेक्टर, मतलब मेनी कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से मिलके एक स्ट्रिंग बनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोटेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं उनको अलग अलग कोड्स दिए हैं। एक ही कोटेशन में मैंने क्या लिखा, सारे कैरेक्टर लिख दिए हैं और सारे कैरेक्टर बन के क्या बनी है, एक स्ट्रिंग। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये सब क्या होते हैं, एक इंडेक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू होती है इनकी, जिनको हम इंडेक्स बोलते हैं। आज हम
जैसे जैसे बोल सकते हैं, अभी अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो आपको अगर मैंने कोई नंबर दे दिया है कि 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर दे दिए हैं तो आप उसी रूम में बैठेंगे। कल भी अगर आप आते हैं तो किस रूम में बैठेंगे, वैसे ही बैठेंगे। या आपके इंडेक्स या आपका रोल नंबर हो गया या एक फॉर्म हो गया कि आपको ऐसे बैठना है। वैसे यहाँ पे जो कैरेक्टर मैंने जो बिठाए हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, इन सब को एक इंडेक्स पोजीशन मिली है। क्या मिली है? इंडेक्स पोजीशन मिली है। और वो इंडेक्स पोजीशन जो मिली है तो पी को एक अलॉट हुआ है, पी को एक इंडेक्स अलॉट हुआ है, वाई को एक इंडेक्स एक पोजीशन अलॉट हुई है, देन टी को एक पोजीशन अलाउ हुई है, एच को, ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स को एक पोजीशन क्या हुई है यहाँ पर अलाउ हुई है। और पोजीशन जो हमारी स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। ये तो सबको क्लियर है? जीरो से। नहीं किसी को क्लियर है तो मैं बता देता हूँ। पोजीशन हमें कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं? इंडेक्स। क्या कहलाते हैं? इंडेक्स। जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन क्या होती है? इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं पाइथन में कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होते हैं। पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। क्या होता है? एक इंडेक्स। इसमें तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं। किसी को क्वेश्चन है इसमें? नहीं है। मैंने एक एक स्ट्रिंग बनाई, ए इज इक्वल टू पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन प्रिंट करा दिया मेरी पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई? प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट स्ट्रिंग का नाम। क्या? स्ट्रिंग का नाम। तो क्या होगा इससे? पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। बट मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो मेरे को कैरेक्टर प्रिंट कराना है वो कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? एक इंडेक्स पोजीशन देना पड़ेगी। जो इंडेक्स पोजीशन दूंगा वो कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा? प्रिंट होगा। क्या होगा? वही कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट होगा। इंडेक्स पोजीशन हमेशा दी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में दी जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? एरर रेस करेगा। किस कैरेक्टर को मुझे लाना है उस कैरेक्टर की मुझे यहाँ पे क्या देनी है? इंडेक्स पोजीशन। अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी दे रहा हूँ, 10 दे दिया मैंने। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हुआ मेरे पास? एच। मैं यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है, ए नाम की जो भी स्ट्रिंग है, उसमें से आप कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करेंगे? ओनली पूरी स्ट्रिंग ना प्रिंट करते हुए क्या प्रिंट करेंगे? सिर्फ 10th इंडेक्स की पोजीशन आप प्रिंट करेंगे। और 10th इंडेक्स की पोजीशन पर क्या है? एच है। दिख रहा है एच? इन लो ऊपर से एच है क्या 10 नंबर पर? गिन लो थोड़ा जल्दी। या इसको शॉर्ट कर देता हूँ मैं, 10th की जगह क्या कर दूँ? सेकंड कैरेक्टर ले लेता हूँ। सेकंड कैरेक्टर लेता हूँ तो क्या होगा? थोड़ा गिनने में आसानी होगी। क्यों आया टी? टी जो है हमारा 0, वाई हमारा है 1 और टी हमारा है 2। ठीक है, तो क्लियर हुआ। हम एक स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। स्पेस भी काउंट होता है। इवन स्पेस तो ठीक है, कुछ भी स्पेशल सिंबल अगर कोटेशन के अंदर है तो वो काउंटेबल है। स्पेस हो, कॉमा हो, डॉट हो, फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, सब क्या है? काउंटेबल है इंडेक्स पोजीशन के लिए। यहाँ पर आपको स्पेस काउंट हो रहा है, ये स्पेस काउंट करो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पर है? 6 पर है। स्पेस प्रिंट करा उसने, हमको दिख नहीं रहा, वो बातें अलग है। ठीक है, बट स्पेस प्रिंट करा है उसने। इससे ये क्लियर हो गया। ठीक है, पाइथन और बीस के बीच में दो तीन कितने सारे स्पेस? अगेन अभी आप इसको एक स्पेस मान के 7th कैरेक्टर पे क्या था? 7th इंडेक्स पे क्या था? सॉरी, आई था। जब एक स्पेस था, जब 7th इंडेक्स पे क्या था? आई था। तो उस टाइम में 7 इंडेक्स पोजीशन देता तो आई प्रिंट होता। अभी मैंने 7 दिया तो क्या प्रिंट होगा? आई।
नहीं प्रिंट हुआ, स्पेस ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो जितने भी स्पेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, चाहे एक स्पेस हो चाहे 4 स्पेस हो। अगेन यहाँ पे 2-4 कॉमा दे दूंगा मैं। अब 7th इंडेक्स पे क्या आ गया, कॉमा आ गया, जो कि आपको प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्लियर हुआ स्टेप क्या होता है। मैं स्क्रीन को डाल लेता हूँ वापस। ये देखो आई प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वाइट स्पेस काउंट होती है, कॉमा काउंट होता है। एक और तरीका है इसको पता करने का, और वो तरीका क्या है, देखो किसी भी चीज को नापना है, किसी भी चीज को अगर नापना है तो हमें क्या चाहिए, एक टेप चाहिए। तो दूध को कैसे नापेंगे, टेप से। तो टेप तो एक सही आंसर नहीं हुआ। किसी भी थिंग को, मतलब किसी भी चीज को अगर नापना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक यूनिट। एक क्या चाहिए, एक यूनिट। अब टेप कब यूज में आती है, जब हमें कुछ स्पेस नापनी है तो हम टेप का यूज कर सकते हैं। दूध नापना है तो हमें क्या चाहिए, एक नाप चाहिए। अगेन शक्कर चाहिए, शक्कर चाहिए, शक्कर नापनी है तो क्या करें, क्या चाहिए, यूनिट, किलोग्राम, केजी, ग्राम, कुछ भी हो सकती है। तो हर एक चीज को ये अगर नापना है तो हमें क्या चाहिए, यूनिट। तो अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ नापनी तो क्या चाहिए, एक यूनिट, यानी एक फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन क्या होता है, लेंथ। लेंथ क्या हो, कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ। बट यहाँ पर हम पूरा लेंथ ना लिखते हुए सिर्फ क्या लिखते हैं, लेंथ, LEN। क्या लिखते हैं, LEN। तो जो हमें क्या बताएगा, उस स्ट्रिंग की लेंथ, वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। और प्रिंट लेंथ फंक्शन है तो पहले लेन लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद फंक्शन को ब्रैकेट ओपन। अब किसकी लेंथ नापनी है, तो बताना पड़ेगा कि किसकी लेंथ नापनी है। तो किसकी लेंथ नापनी है, ए की लेंथ नापनी है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमें लेंथ दे देगा कितनी, 30। ये एक और तरीका है पता करने का कि ये वाइट स्पेस काउंट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा ना, तो इंक्रीज हो जानी चाहिए लेंथ, क्योंकि इंक्रीज हो गई। क्लियर हुआ। तो लेंथ फंक्शन क्यों यूज में आता है, स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए या नापने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, जो स्ट्रिंग की लेंथ ओवरऑल बताता है। इन केस आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अभी जो मैंने एक इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे यूज करी थी, ए इज इक्वल टू 2, क्या आया था इससे, अनुभूति बताएगी इधर क्यों आया, अनुभूति बताएगी इधर क्यों आया, और अनुभूति के बाद इच्छा बताएगी। हाँ, इसलिए तो मैं आप दोनों से पूछा। सत्यम, क्यों आया एरर, मैंने तो सब सही लिखा, लास्ट टाइम भी यही लिखा था मैंने। हाँ, सर वो ब्रैकेट जो होता है वो भी लगाया, तो मतलब इसको स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे क्या नहीं लगाया मैंने, ब्रैकेट तो लगाया, बट यहाँ पे क्या नहीं लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाया। तो लास्ट टाइम बोला था मैंने कि हमें क्या लगेगा, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा इंडेक्स पोजीशन के लिए। तो अब वो एरर नहीं देगा, उसने टी प्रिंट कर दिया। एज इट इज सेम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर देते हैं तो भी ये वर्क करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव नंबर भी देंगे। अब मैं -2 दे रहा हूँ तो क्या ये वर्क करेगा, करेगा, बट कैसे करेगा, रिवर्स वर्क करेगा। अब जो आपके यहाँ पर आपका 0 1 2 3 था, बट आपका जो -1 है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन के लिए मैं अभी ये डॉट हटा देता हूँ। अब बताओ, अगर मैंने -2 दिया तो क्या कैरेक्टर मुझे फाइंड आउट करके लाके देगा ये, हाँ, ए। क्या करके लाके देगा, ए। ठीक है, कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, और जरूरी है मुझे जानना है, जीरो काउंट होगा। मुझे नहीं पता।
जी आएगा, हाँ, क्यों आएगा जी? क्योंकि 0 फिर -1 हाँ तो 0 है तो 0 ये ई हो गया, हाँ। -1 जी हो गया, तो -2 तो ए हो गया, तो क्या आएगा? ए नहीं आएगा, जी आएगा। 0 इंडेक्स में पहली बार इसका ऑलरेडी जीरो इंडेक्स नेगेटिव, जीरो क्या होते हैं कभी भी ऐसा मान के चलो, आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जीरो कभी नेगेटिव होते नहीं है पहली थिंग। और अगर हम जीरो अगर पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं तो भी नेगेटिव में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होगी? -1 से। तो जब भी आप यहाँ पे देंगे तो एज अ कैरेक्टर ये -1 -2 -3 चलेगा, और पॉजिटिव से चालू करेंगे तो कैसे चलेगा? 0 से चलेगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगेन एक और बहुत बड़ा टॉपिक स्ट्रिंग का जो होता है, क्या होता है? स्लाइसिंग। क्या होती है स्लाइसिंग? स्लाइसिंग से क्या मीनिंग समझते हैं आप? स्लाइस करना, स्लाइस मतलब काट दो या तोड़ दो, ठीक है। तो अगेन स्लाइसिंग क्या होती है? अभी हम पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर क्या कर रहे थे? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब स्लाइसिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर रेंज में हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर रेंज में क्या करेंगे? स्लाइसिंग करेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं हम एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग लाइन क्या करेंगे? स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग लाइन। अभी देखो, जब प्रिंट ए कर रहा हूँ तो ओनली पूरी आ रही है। अभी मुझे ये हाई प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? हाई। हाई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। पाइथन प्रिंट कराना है। अभी स्टार्टिंग से लेके चलते, क्या प्रिंट कराना है? पाइथन। तो अभी जो मैंने आपको इंडेक्स पोजीशन बताई थी, क्या बताई थी? एक इंडेक्स पोजीशन बताई थी प्रिंट, जिसमें आपको ए लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट था, और मुझे पूरा पाइथन प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूं? 0, कॉमा 5। इतने सारे कैरेक्टर अगर इसमें लिख दूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बट मुझे पाइथन पूरा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? तो 6 से भी नहीं आएगा ना, तो जब 5 तक नहीं लिया तो 6 तक कैसे लेगा? कौन सा? हाँ जो भी है। जब वो 5 तक नहीं लिया तो 6 तक कैसे लेगा? राइट। और अगर मैं 0 दूंगा तो वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा पी। अब इसके लिए भी एक हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? उसको एक स्टार्ट पोजीशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इंडेक्स तो है ही आपके पास, तो एक स्टार्ट पोजीशन दे दो उसको। तो स्टार्ट पोजीशन मैंने क्या दे दी? 0। तो सेपरेट करा काई से? कॉलन से। कॉलन से सेपरेट करने के बाद मैं उसको क्या दे रहा हूँ? एक एंड पोजीशन दे रहा हूँ। तो एंड इंडेक्स मुझे क्या देना रहेगा? 5। जिसको भी आता है वो जवाब नहीं देगा, ठीक है। तो क्या देना है मुझे? 5। पूरा पाइथन प्रिंट कराने के लिए क्या देना है मुझे? 5। अब जब मैं इसको 5 देता हूं तो ये मुझे एक रेंज तक क्या करके लाके देगा? आउटपुट शो करेगा एक रेंज तक। तो वो रेंज क्या दी मैंने इसको? 0 से स्टार्ट करना है, 5 पर खत्म करना है। तो यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4 5। इतनी दूंगा तो मैं क्या प्रिंट हो जाएगा? पाइथन प्रिंट हो जाएगा। ये सबको पता है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा। पूरा पाइथन प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूरा पाइथन प्रिंट? अच्छा, ये 5th के पहले तक आएगा। तो इसको हम अगर समझे तो ऐसा समझ सकते हैं, हैश लगा दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले कमेंट बनानी है मुझे समझने के लिए, कि जब भी आप ब्रैकेट एक सिंगल यूज करते हैं, पहली होती है अपनी स्टार्ट। क्या होती है? स्टार्ट इंडेक्स। क्या होती है? स्टार्ट इंडेक्स, है ना। स्टार्ट आई लिख देता हूँ मैं। अगेन आप सेपरेट कर सकते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं। उसके बाद आप देते हैं एंड इंडेक्स। बट ये जो एंड इंडेक्स है वो क्या होती है? एक्सक्लूड होती है। क्या होती है? एक्सक्लूड होती है। सेकंड पास बना
तो सेकंड लास्ट मतलब को मैं जिनको समझ में आता है इस फॉर्म में n-1 कितने लोगों को ऐसे समझ में आता है n-1 मतलब जो भी हम इंडेक्स पोजीशन दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पर 5 दिया था, तो वो 5-1 किस पोजीशन तक प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 पोजीशन तक, इसलिए उसने क्या दिया हमें 4 तक दिया है। अगर हमें पूरा प्रिंट कराना है तो हमें क्या देना पड़ेगा 6, जब जाके वो हमें क्या देगा पूरा पाइथन देगा। लिखने के तरीके क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है n सेपरेटेड बाय n+1। कितने लोगों को n+1 ही समझ में आता है कि n+1 दो या तो n-1 दो, ये अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपनी अपनी क्या है समझ है कि आप कैसे समझ रहे हैं। बट आप जो मैंने ये वाला लिखा है फर्स्ट, ये क्या होता है, एक स्टार्ट इंडेक्स तो इंक्लूड होता है, बट जो एंड इंडेक्स है वो क्या रहेगा आपका ऑलवेज एक्सक्लूड रहेगा, मतलब उससे एक पहले तक ही चलेगा प्रोग्राम। क्लियर हुआ? अब ये जो स्लाइसिंग है, इसमें क्या स्टार्ट और एंड दोनों देना कंपलसरी है? हाँ ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 दिया, सेपरेटेड कर दिया, कॉलम से सेपरेट किया, स्पेस दे दो, क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो ये पूरी कमेंट है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट कैसे करा 0 से, सेपरेट करा कॉलम से, देन एंड इंडेक्स मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, पूरी करेगा। क्यों करेगा पूरी? अगर पूरी करता तो फिर मेरे को ये यहाँ पे 15, ये यहाँ पे लास्ट टाइम मेरे को 5 देने की क्या जरूरत थी, फायदा नहीं प्रिंट कराना था। तो अगर पूरी प्रिंट कराना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो वो क्या कर देगा, कॉलम डिनोट करता है एंड सेपरेशन, सेपरेशन डिनोट करता है, कॉलम कुछ भी डिनोट नहीं करता, कॉलम सिर्फ सेपरेशन डिनोट करता है। आपको कॉलम के पहले स्टार्ट इंडेक्स देना है, कॉलम के बाद एंड इंडेक्स देना है। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स देते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेगा वो 0 से, और अगर आप एंड इंडेक्स नहीं देते हैं तो खत्म कहाँ पे करेगा वो सबसे लास्ट में। अगेन आप स्टार्ट इंडेक्स भी नहीं देते हैं और एंड इंडेक्स भी नहीं देते हैं तो क्या होगा, तब भी पूरी ही प्रिंट होगी क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। एक कंडीशन है, यहाँ पर आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं और एंड पोजीशन अगर नहीं देंगे तो कितनी प्रिंट होगी, 5 से स्टार्ट होकर एंड तक जाएगा। अगेन 5 से स्टार्ट होकर अगर मैं देता हूँ 20 तक तो क्या प्रिंट होगा, 20 इंडेक्स तक। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इसमें से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं, क्योंकि इंटीजर इंडेक्स देते हैं जब हम, तो वो सिर्फ क्या करता है कैरेक्टर लाता है, और हमें कुछ पार्ट ही लाना है एक स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन की भी हो सकती है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट लाना है तो हम इंडेक्स पोजीशन के थ्रू स्लाइसिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें भी अलाउ है। आप -5 दे दो, देन कॉलन से सेपरेटेड कर दो, -10 दे दो, क्या प्रिंट होगा, नहीं होगा। आपको यहाँ पे देना है, सॉरी, इस टाइप की कुछ इंडेक्स पोजीशन देनी है। क्या देना है, मतलब इवन आपको यहाँ पे बढ़ा देना है और वहां क्या देना है, मतलब -10 से चालू करना है और कहाँ तक जाना है, -1 तक। आप स्ट्रिंग देखो, रिवर्स प्रिंट नहीं हुई है, स्ट्रिंग तो सीधी ही प्रिंट हो रही है, ये देख लो, लैंग्वेज सीधी ही प्रिंट हो रही है। अगर आप यहाँ पर -1 देते और उसको बोलते कि आपको कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, तो क्या होता, कुछ भी प्रिंट नहीं करता वो। क्यों नहीं प्रिंट करता, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, -1, और कहाँ जा रहा है, -10। अब वो -10 पे क्या, फिर स्ट्रिंग को क्या करना पड़ता है, उसको उल्टी प्रिंट करना होता है। इसीलिए हमेशा इंडेक्स हमें किससे देना है, नेगेटिव स्टार्टिंग से देना है। कैसे देना है, स्टार्टिंग से, मतलब
जितना छोटा नंबर होता जाएगा इस इंडेक्स पोजीशन में, यहाँ पर पहले -10 आ रहा है तो पहले -10 देना है, देन उसके बाद -1 देना। क्लियर हुआ ये? नेगेटिव इंडेक्सिंग थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजन है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एक्सप्लोर करना, समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछना वापस। इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? स्लाइसिंग में, इंडेक्सिंग में, एक्सट्रैक्टिंग में कोई डाउट है? क्लियर है? सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि